जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे तमाम साथी जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, बातों को भी मैं और गहराइयों तक लेकर जाऊंगा। पर आज आप सबके साथ लाइव करने का मकसद सोच एक मात्र ही है। जो बिहार में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव में हमारी सरकार, केंद्र की, राज्य की, मेरी पार्टी किस सोच के साथ हम लोग आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को, बिहार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच क्या है, अगले 5 साल का हम लोग का रोड मैप क्या है, ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा। और 1-2 मिनट के बाद हम लोग विस्तार से इन तमाम बातों को हम लोग शुरू करेंगे। पर मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मेरे साथी इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सब स्वस्थ होंगे। और कल पहले चरण का मतदान है, उसके लिए भी मैं आप सब से आग्रह करूंगा, मत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार है, और ऐसे में देश के हर नागरिक को, और क्योंकि बिहार विधानसभा का ये चुनाव है, तो हर एक बिहारी को अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि मुझे वोट दें, गठबंधन को मेरे वोट दें, पर जिसको भी आप, जिस पे भी आप विश्वास रखते हैं, उसको चुनना ज़रूरी है। उसके लिए घर से बाहर निकलकर मतदान करना ज़रूरी है। तो मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप सब और जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, मेरी इस बात को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाने का काम कीजिएगा कि देश के सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का कल प्रयोग करें। कोई आपको पसंद है तो उसे चुनें, कोई ना पसंद है तो उसे बदलें, जो भी आपको ठीक लगता है, बट ज़रूर मतदान कल कीजिएगा। साथियों, बिहार विधानसभा का चुनाव, आज हम लोग एक ऐसी दहलीज पर हैं जहां से अगले 5 साल का हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। और ये 5 साल हर व्यक्ति, हर राज्य, हर देश के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। काफ़ी कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बीत जाता है इन 5 सालों में। इसीलिए जब मतदान का समय आता है, कतई आप इसको हल्के में नहीं ले सकते कि अरे मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका एक वोट पूरी व्यवस्था को बदल सकता है, सोच को बदल सकता है, विचारधाराओं को बदल सकता है। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब जनता जागरूक होकर सामने आई है, उन्होंने सही मायनों में जवाबदेही तय की है, सरकारों की, नेताओं की, दलों की। और आज पुनः वो मौका आप सबके पास है। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सिर्फ इस गंभीरता का एहसास आप सबको दिलाना चाहता हूं कि ये चुनाव का महापर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं, लोकतंत्र का ये महापर्व है, और इसको एक पर्व के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आप आंकलन कीजिए, आप मंथन कीजिए कि पिछले 5 सालों में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। जो आपका प्रतिनिधित्व करते रहे, क्या वो आपके लिए सही थे, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्या आपके विधायक ने आपसे जुड़े हुए विषयों को ठीक से उठाया, या वो 5 साल से बहाने बनाते रहे या राजनीति करते गए। ये तमाम विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सवाल करने चाहिए, और ये समय है, और ये सही समय है। आपको सवाल पूछने चाहिए। नेताओं की अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी, जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, किसी को भी अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करने दीजिए। और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति, मैं खुद बिहारी हूँ, और इसीलिए मुझे ये बात थोड़ी सी चिंताजनक लगती है कि जिस तरीके से कई बार कई राजनीतिक दल अपना आधिपत्य समझ लेते हैं किसी एक वर्ग पर, समाज पर, और सोचते हैं कि ये मेरे हैं और मैं जो कहूँगा ये वही करेंगे। किसी को भी अपने आप को अपने ऊपर हावी ना होने दें। खुद की समझ से सोचें, परखें, समझें, जानें, और जो आपको सही लगता है अंत में वही फैसला आप लीजिए। ये फैसला सिर्फ आप तक ही नहीं रहेगा, ये फैसला आपके पूरे परिवार को प्रभावित करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगा। और जब जब देश ने और हमारे राज्य ने सही फैसले लिए हैं, हम लोगों ने परिणाम भी उसके देखे हैं, हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम देखे हैं। बट एट द सेम टाइम जब फैसलों में चूक हुई है तो नकारात्मक परिणामों को भी हम लोगों को झेलना पड़ा है।
आज जब मैं यहाँ आप लोग के बीच मौजूद हूँ, ज़रूर मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि कल मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 11 तारीख को दूसरे चरण का है। साथ ही में कुछ विषय हैं बिहारियों से जुड़े हुए जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा एक अपना अनुभव रहा है। दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है। दूसरे राज्यों में रहकर मैंने इस बात का अनुभव किया कि किस तरीके से हमारे बिहारी साथी दूसरे राज्यों में कठिन परिस्थिति में रहते हैं। और ये सवाल मेरे दिमाग में कई बार कौंधता था कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में एम्स के सामने देखता था, एक समय ऐसा था जब लाइन लगा के महिला बुजुर्ग खड़े रहते थे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। उस वक्त मैं ये सोचता था कि जब भारत एक साथ आज़ाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बने और एक हमारा राज्य जो इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है, जवाबदेही क्या है? मल्टीपल कारण मुझे समझ में आए जब मैंने इसके ऊपर अध्ययन मंथन करना शुरू किया, और वहाँ से मैंने सीखा कि यह बदलाव की ज़रूरत है। और सारे कारणों में से एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगा, वो हम लोगों को बांटने की राजनीति मुझे समझ में आई। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में रहा हूँ, पढ़ाई की है, बम्बई में मैंने काम किया है। मुझे ये जातीय व्यवस्था और जिस तरीके से इन जातीय व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इससे मुझे ऐतराज़ रहा। और इस बात की तकलीफ मुझे तब और ज़्यादा हुई जब मैंने दूसरे राज्यों में बिहारियों को देखा। आज भी जब मैं किसी दूसरे राज्य में जाता हूँ या दूसरे देश में जाता हूँ, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक है, बिहारी। वो आएंगे, मुझे मिलेंगे, भैया मैं भी बिहार से हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सवाल पूछूंगा कौन से ज़िला से, तो कोई भागलपुर बोलेगा, कोई कहीं का बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस ये सवाल आते हैं। बट जब मैं राजनीति में आया, ये सवाल मुझे परेशान करते थे कि जब भी मैं किसी से मिलता था तो उसकी पहली पहचान जाति होती थी। मिलते ही अपने नाम की ठीक बात बोलते थे, भैया हम भूमिहार हैं, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम मुसलमान हैं। मुझे सब मिल गए बिहार में, पर मुझे कभी कोई बिहारी नहीं मिला। इस बात की चिंता और ये चीज़ मेरे दिमाग में मुझे कौंधती थी, मुझे परेशान करती थी। और मैं ये सोचता था कि जब बाहर जाकर दुनिया के सामने, देश के सामने हमारी आइडेंटिटी सिर्फ बिहारी की है, तो हम लोग अपने राज्य में क्यों इतना बंटके रहते हैं? और यही कारण है, बंटने की राजनीति ने उन राजनीतिक दलों को तो मौका दिया ही हमारे ऊपर शासन करने का, पर कभी एकजुट होकर हमें मौका नहीं मिला कि हम अपने बारे में सोचें। जो संभवतः कई और राज्यों ने किया, उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट को आगे रखा, आज़ादी के बाद उन्होंने सिर्फ विकास को आगे रखा, उन्होंने अपने वर्तमान को, अपने बच्चों के भविष्य को आगे रखकर ये फैसले लिए। पर हम लोगों ने फैसले लिए, ये मेरा जात भाई है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे समाज का है, ये सोचकर हम लोगों ने फैसले लिए। और नेताओं से भले हम लोग कितने भी खफा क्यों ना रहते हो, पर क्योंकि वो नेता मेरी जाति का है, हम लोग उसका साथ देते रहे, उसका समर्थन करते रहे। पर अब ज़रूरत है इस सोच को बदलने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में बिहार और बिहारी अस्मिता के बारे में बात करने की। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। आज मेरे राज्य को के लिए चिंता होती है कि भैया क्यों शैक्षिक संस्थान और बेहतर नहीं है और मजबूत क्यों नहीं है। पर एक दौर ऐसा था जब नालंदा यूनिवर्सिटी, भाई देश तो भूल जाइए, दुनिया तब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझती थी। तब से देश विदेश से लोग हमारे राज्य में आते थे शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने। और आज हमारे ही राज्य के शैक्षिक संस्थानों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये दूसरा कारण था कि बिहार पिछड़ा। एक तो जातीय व्यवस्था, और उस जातीय व्यवस्था की वजह से जो सरकार हम लोगों ने चुनी, मुझे पता है कि बहुत क्लीशेड साउंड करेगा जब हम लोग बोलते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज, बट ये जंगल राज क्या था और कैसे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ उसकी वजह से, ये जानना ज़रूरी है। और इसको एम्पलीफाई शायद हम लोग ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे या संभवतः जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनको नहीं पता कि उससे पहले का बिहार कैसा था। मैं आई थिंक उन आखिरी पीढ़ियों में से हूँ जिन्होंने उस जंगल राज के दंश को झेलने का काम किया, उसको अनुभव किया है।
और इसीलिए मैं डरता हूं कि वो दौर कभी वापस ना आए। अपहरण, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार सब चरम सीमा पर होता था। कोई कानून का राज नहीं होता था। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, 90 से लेकर 2005 तक का वो दशक जहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी कर दी गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के आदेश में पूरा राज्य चलता था, सही गलत कोई उसकी सुनवाई नहीं होती थी। इस दौर से 2005 के बाद हम लोगों ने बिहार को निकालने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया। पिछले 2 दशकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ था, भले वो मूलभूत ज़रूरतों का अभाव हो, शैक्षिक उद्योगीकरण में जो कमियां रह गई हों, उन तमाम व्यवस्था को पिछले 2 दशक में उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। पर इसको कोलैप्स कितनी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, ये मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी का जब मैं जिक्र कर रहा था, सोचिए एक ऐसा राज्य जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, एक से एक महापुरुषों की वो धरती रहा हो। गौतम बुद्ध की ये धरती है, भगवान महावीर की ये धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती है, मेरी माता सीता की ये धरती है। एक से एक चाणक्य, आर्यभट्ट क्या नहीं हमारे राज्य में। पर उसके बाद वो 90 का एक ऐसा दशक आता है जहां पे सुनियोजित तरीके से इस पूरी व्यवस्था को गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई बिहार में रहकर पढ़ लिख ना जाए। अगर वो पढ़ लिख गया तो जानकार बन जाएगा, जानकार बनेगा तो सवाल पूछेगा, सवाल पूछेगा तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। इससे बेहतर है उसको शिक्षा से ही दूर कर दो। और भैया तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा शिकायत है तो तुम जाओ दूसरे राज्य और वहाँ पे जाके अपने आप को स्थापित कर दो। ये व्यवस्था, सोची समझी व्यवस्था 90 के उस दशक में तैयार की गई और जिसकी वजह से हमारे राज्य से पलायन निरंतरता में उसके बाद बढ़ता गया। दूसरे राज्यों में जाते गए और जो लोग उसके बाद उस राज्य से, बिहार से हमारे निकले और दूसरे राज्य में गए, वहीं जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहीं जाकर उन्होंने नौकरी की, वहीं उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए या उस देश के होके रह गए जहाँ पे वो गए और फिर अपने ही राज्य में वो प्रवासी कहलाने लग गए। और इस व्यवस्था को तैयार सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि कोई सवाल ना पूछे। कई बार उस वक्त के बड़े नेताओं के बयान आते थे कि अरे देखो धोती कुर्ता में जाता है, वहां से सूट बूट टाई लगा कर आता है। ये ठीक था उनके लिए, पर अपने ही राज्य में रहकर कोई पढ़ लिख ना जाए, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं था। और ये 90 से लेकर 2005 तक वो 15 साल इसी तरीके से बिता दिए गए, इस सोच के साथ कि कोई यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं, कोई यहाँ पे काम नहीं मांगे, क्योंकि जितनी जानकारी होगी उतना आप अपने हक अधिकारों की मांग के लिए आप संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष को ही पूरी तरीके से मिटा दिया गया। 2005 के बाद जब व्यवस्था बदली, आज लोग पूछते हैं और कई बार सवाल करते हैं कि भैया 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 20 साल से हैं, 20 साल से क्या कर लिया 20 साल में। प्रभु, उससे पहले की खाई को भी समझने की हम लोग को जरूरत है। आज जब हम लोग किसी नई इमारत को तैयार करने की सोच रखते हैं, अगर समतल जमीन होती है तो वो इमारत संभवतः 2 साल में खड़ी हो सकती है, पर अगर खाई है और इतनी गहरी खाई है, 15 सालों की वो खाई, उस खाई को भरने में अगर 15 साल नहीं भी तो कम से कम 8 से 10 साल तो उसी को भरने में लगते हैं। और उसके बाद फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर तैयार किया जाता है। लोग पूछते हैं उद्योग क्यों नहीं आए, उद्योग क्यों नहीं आए। मैं भी उन्हीं में से ही था, मैंने भी ये सवाल किए थे। बट उसके बाद जब मैं बिहारी फर्स्ट में जब मैं काम करने लगा, मुझे इन तमाम सवालों के मुझे जवाब मिले। उद्योग तब तक नहीं आ सकता हमारे राज्य में जब तक वो पूरा इकोसिस्टम नहीं तैयार होगा। राज्य में पूरी तरीके से बिजली के ढांचे को खत्म कर दिया गया था। 90 का वो दशक जो मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स को नहीं पता, आज अगर आधा पौना 1 घंटा बिजली चली जाती है तो हम लोग हल्ला करते हैं। उस वक्त 90 के दशक में आधा 1 घंटा बिजली आती थी तो हल्ला होता था खुशी में कि भैया बिजली आ गई। तो कैसे हमारे राज्य में उद्योग आता? बिजली नहीं, कनेक्टिविटी नहीं। आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता था। आज ये व्यवस्था तैयार की गई है, लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए कि आप बिहार के किसी भी कोने से पटना आप 5 साढ़े 5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। और ये इकोसिस्टम, ये व्यवस्था ओवरनाइट नहीं तैयार होती, इसके लिए समय लगता है और ये समय लगा। पर अब मैं मानता हूं कि ये अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। बिफोर आई कम टू दैट, जो मैं अलग अलग बिंदु बता रहा था कि किस तरीके से बिहार में इन चीज़ों को, जिसमें मैंने जंगल राज का जिक्र किया, जिसमें मैंने जातीय व्यवस्था में हम लोग को बांटने का जिक्र किया,
उसी में एक तीसरा कारण विरोधाभास की सरकार है। बिहार में एक लंबा समय ऐसा था जब निरंतरता में 27 साल तक 27 ईयर्स ऑन अ स्ट्रेच विरोधाभास की सरकारें थी। अब क्या मतलब है मेरा विरोधाभास की सरकार से? भारत का संविधान संघीय ढांचे का जिक्र करता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र करता है, जहां पे केंद्र में अपनी सरकार है और उसके अपने अधिकार हैं, वहीं राज्य में एक अलग सरकार है और उसके अपने अधिकार हैं। ये अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र आता है। शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। तो ये संघीय ढांचे की व्यवस्था होती है। ऐसे में बिहार का कि ये विडंबना रही कि लंबे समय तक बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही, मतलब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। परिणाम स्वरूप जब केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य में लागू करने की बात आई तो राज्य सरकारों ने उसको सहमति नहीं दी, और वहीं के राज्य सरकार की परियोजनाओं को क्योंकि राजनीतिक द्वेष रहा करते थे, केंद्र सरकारों ने मंजूरी नहीं दी। 2000 का दशक की फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 2004 के बाद से लेकर 2014 तक देश में यूपीए की सरकार थी, और वो एक ऐसा समय था जब बिहार में मेरे एनडीए की सरकार थी। 2015 में जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार, 2014 में जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो ऐसे में ये जो विरोधाभास रहते हैं सरकारों के, ये कहीं ना कहीं राज्य की विकास को, उसकी गति में गतिरोधक बनने का काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे क्या लाभ होते हैं? मुझे लगता है बगल का राज्य उत्तर प्रदेश उसका एक खूबसूरत उदाहरण है, किस तरीके से वो राज्य निरंतरता में पिछले कुछ सालों से तीव्र गति से विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे आर वर्किंग लाइक हैंड एंड ग्लव्स, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर कार्य कर रहे हैं। यही अनुभव संभवतः आप सब ने पिछले 1-1.25 साल में किया होगा, जब केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। ऐसे में पिछले 1-1.25 साल में हम लोगों ने देखा एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री लगभग 12-13 बार चुनाव से पहले आए, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं खुद बिहारी हूँ, मुझे पता है कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री बिहार को इतनी प्राथमिकता देता हो, इतनी बार बिहार आते हों, और उनका आना भी जायज़ है। कई लोग संभवतः कहेंगे कि अरे भैया चुनाव है, चुनाव है। चुनाव तो इससे पहले भी कई बार हुए, बट इससे पहले ये गंभीरता ना किसी नेता के द्वारा, ना किसी पार्टी के द्वारा, ना प्रधानमंत्री के द्वारा, ना केंद्र सरकारों के द्वारा दिखाई गई। आज इसके पीछे कारण भी है। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का हर एक अंग मजबूत होगा, हर एक कोना मजबूत होगा, हर एक कोना विकसित होगा। ऐसे में बिहार जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य, लगभग 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य, इसको इग्नोर करके हम लोग नहीं चल सकते हैं जब हम लोग विकसित देश के संकल्प की हम लोग बात करते हैं। ऐसे में 2047 तक मेरा देश तब विकसित होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, बिहार का हर एक विधानसभा विकसित होगी, हर एक प्रखंड विकसित होगा, हर एक पंचायत विकसित होगी, हर एक गांव विकसित होगा, संभवतः हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति विकसित होगा। तब जाकर हम लोग एक विकसित देश की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं। सोचिए, एक जमाना था जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स होते थे, आज हमारे बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। पटना का एम्स है, दरभंगा का एम्स है, आज 4-4 एयरपोर्ट का बिहार में निर्माण हो रहा है। ये वो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेगा। हम लोगों के साझा घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि हम लोग 1 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे। कैसे देंगे रोजगार? कई दूसरे दल भी हैं, वो भी कई वादे करते हैं कि हम लोग इतने रोजगार देंगे, बट जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि भैया कैसे देंगे, तो उनका जवाब नहीं होते। बट हमारे पास जवाब है। कैसे देंगे आप रोजगार? हर जिले में उद्योग स्थापित करके। आज ही क्यों उद्योग लगेंगे भैया? चुनाव का समय, इसीलिए अब आपको उद्योग की याद आई, इससे पहले तो आपको याद नहीं आई? नहीं, क्योंकि आज वो व्यवस्था तैयार की गई है। अभी भी आप देखिएगा जिस तरीके से स्टेट हाईवेज हों, NH हों, पुल पुलिया, इसके निर्माण के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं ताकि वो लॉजिस्टिक हम लोग तैयार कर सकें। इस व्यवस्था के निर्माण के लिए, इस सोच के साथ मेरी सरकार, हम लोग कार्य करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लंबे समय तक मैंने उसके ऊपर काम किया।
क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? ये एक विकसित बिहार के निर्माण का कंप्लीट रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से बिहार से जुड़ी हर समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार सरकार के एजेंडे का एक और मजबूत हिस्सा होगा, तो उसके माध्यम से इन तमाम चीज़ों को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार सकेंगे। मैं मानता हूं कि कई ऐसी परपेचुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसको वंस एंड फॉर ऑल उसका समाधान करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बाढ़ सुखाड़, ये एक ऐसी समस्या है जिससे लंबे समय तक एक बड़ी आबादी प्रभावित रहती है। ना सिर्फ किसान बल्कि सामान्य लोग भी बाढ़ से अपना घर छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर होते हैं। तो वहीं कई ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे सुखाड़ की वजह से जनजीवन वहाँ पे परेशान होता है, वहाँ पे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स एक बहुत खूबसूरत समाधान है बाढ़ और सुखाड़ का। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना है, जो हम लोग करेंगे। नदियों को जोड़कर बाढ़ प्रभावित इलाकों से कैनाल्स बनाकर ऐसे क्षेत्रों में पानी को लेकर जाया जाएगा जहां पे सुखाड़ है। इससे न सिर्फ सिंचाई की समस्या का समाधान होगा, बल्कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याओं में से बाढ़ सुखाड़, उसका भी एक स्थायी समाधान हम लोग निकालने का हम लोग काम करेंगे। मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी परियोजना है, बट आने वाले दिनों में धीरे धीरे आप इसको भी धरातल पर आप उतरते हुए देखेंगे। आज कई बार हमारे राज्य को लेकर राजस्व पे सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, राजस्व कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? और जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, कई लोग बोलते हैं भैया फ्री बीज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये फ्री बीज हैं, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। लोग जब ताने देते हुए बोलते हैं कि अरे हमारा ही पैसा है, हम ही कोई दे रहे हैं, तो सही बात है ना भैया, आपका पैसा आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? और मैं तो चाहता हूं कि हमारी सरकारों के पास इतना धन आए कि कम से कम जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक शिक्षा, बेसिक स्वास्थ्य, वो परमानेंट हर किसी के लिए यहाँ पे मुफ्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। टैक्स पेयर्स का ये पैसा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? आप ही के लिए ना इस्तेमाल किया जाएगा, और किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मैं ये मानता हूँ बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, एंड अपने राज्य की अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ डेवलपिंग स्टेट, ऑफ कोर्स एक बड़ा चंक उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, सड़क के निर्माण में, ब्रिजेस के निर्माण में, बिल्डिंग्स के निर्माण में, व्यवस्था में एक बड़ा उसका चंक जाता है। बट एक समय ऐसा आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, उसके बाद इन पैसों का क्या किया जाएगा? इसको वेलफेयर स्कीम्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज अगर इसकी एक चंक या इसका एक पीस अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो सवाल उठते हैं, बट उन सवालों के जवाब हैं हमारे पास। हम लोग आंख मूंद कर नहीं बोल रहे भैया, हम लोग को पता है कि लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट है हम लोग के पास, 3,17,000 करोड़ के आसपास का बजट है हम लोग के पास। अभी उसी सीमित संसाधन में हम लोग को सारी चीज़ें लेकर चलनी है। इसीलिए हम लोग कोई अंधाधुंध घोषणाएं नहीं कर रहे कि हर किसी को ये कर देंगे, हर किसी को। मैं चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आए जब मेरा राज्य इतना मजबूत हो कि हम लोग हर किसी के लिए सब कुछ कर सकें, और वो करना भी चाहिए। बट वो तब होगा जब रेवेन्यू जनरेशन होगा। ऑफकोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो एक व्यवस्था ज़रूर तैयार होगी। बट मैं मानता हूँ कि मेरे राज्य में रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। इतना ब्लेस्ड स्टेट है हम लोग का, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि गौतम बुद्ध की यह धरती है, गया बोध गया को अगर वर्ल्ड क्लास सिटीज़ के तौर पर अगर विकसित किया जा सके, भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली हो, लछवाड़ हो, उसको उस तरीके से विकसित किया जा सके। गुरु गोविंद सिंह, सिख समुदाय सबसे ज़्यादा जिनको मानता है, जिनमें आस्था रखता है, देश विदेश से सरदार यहाँ पर आते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। जैन समाज के लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे में अगर इन तमाम व्यवस्थाओं को अगर डेवलप कर दिया जाए रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर, एक तो यस, जिसकी आस्था है उसको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, बट धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र विकसित होने लगेगा। जब मैं जमुई का सांसद था, मैंने लछवाड़ में मैंने ये किया था। लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है, और वहाँ पे भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी एक प्रतिमा थी, और कहा जाता है कि भगवान महावीर के भाई नंदीवर्धन जी ने उसको वहाँ पे स्थापित किया था। मेरे सांसद बनने के कुछ समय के बाद वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। देश विदेश से मुझे जैन समुदाय ने संपर्क किया, और वो परेशान थे, चिंतित थे उनके भगवान की प्रतिमा को लेकर। मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया था। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैंने मिलकर सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द वो वापस प्रतिमा मिल जाए, और संजोगवश वो मिल भी गई 1 हफ्ते के भीतर।
उसके बाद तमाम जैन समुदाय देश विदेश से मेरे पास आए धन्यवाद करने के लिए। उनसे बस मैंने एक आग्रह किया कि अगर आप सही में धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने भगवान के मंदिर को इतना खूबसूरत कर दीजिए ताकि उसके बाद कभी दोबारा हम लोग को इस बात की चिंता ना हो कि प्रतिमा सुरक्षित है कि नहीं है। वो दिन है और आज का दिन है। उन्होंने बस बदले में मुझसे कुछ क्लियरेंसेज, एनओसीज, जो प्रशासनिक समस्याएं संभवतः जो उनको उस वक्त हो रही होंगी वो मांगे थे, वो मैंने उनको करा के दिए। और आज आप जाइए लछवाड़, वहाँ पे ना से वो मंदिर आया है, उस मंदिर के स्थापित होने के बाद अगल बगल के उस क्षेत्र में पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। वहाँ पे 108 बेड के हॉस्पिटल्स आ गए हैं, छोटे छोटे वहाँ पे दुकानें, घर, रिजॉर्ट्स, होटल, सारी व्यवस्था धीरे धीरे तैयार होने। वो अपने में वो पूरा क्षेत्र सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ गया, आत्मनिर्भर बन गया। ये व्यवस्था हम लोग इन तमाम चीज़ों को विकसित कर कर और जो हम लोग करेंगे, मेरी माता सीता की ये धरती, अगर अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता का वो मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था। और अब वो बनेगा। मैं तो चाहता हूँ कि बल्कि 6 लेन का एक कॉरिडोर भी बने। जो व्यक्ति जाए भगवान राम के दर्शन करने, वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए। पुनः इससे आस्था को तो सम्मान मिलता ही है, बट रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। औद्योगिकीकरण इसी में से एक है जिसकी व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। आज मुझे चिंता इस बात की होती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? अलग अलग जिलों को एक क्लस्टर बनाकर, उसको हब बनाकर हम लोग उसको एजुकेशनल हब के तौर पर हम लोग विकसित कर सकते हैं। और ये हम लोग करेंगे। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगले 5 साल में मेरा क्या विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या विजन है। मैं ये सवाल नहीं कर रहा कि क्यों नहीं हो सकता, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सोच है हमारी एनडीए की सरकार की। आने वाले दिनों में इस ब्लूप्रिंट, इस रोड मैप के साथ हम लोग बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। मैं खुद बिहारी हूँ और मुझे इस बात की तकलीफ होती थी जब मैं दूसरे राज्य जाता था, जिस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मुझे कई बार, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ दूसरे राज्यों में, बच्चियाँ आते हैं मिलने, कान में आके हमारे बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार से हैं, पर किसी को बोलिएगा नहीं क्योंकि हम लोग किसी को बताए नहीं है। जो पहचान मेरा गर्व होना चाहिए, मेरा गौरव होना चाहिए, उस पहचान को हम लोग को छुपाना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुखी करने वाली और कोई बात नहीं हो सकती। और वापस उस संकल्प के साथ मैं राजनीति में अपने प्रदेश आया हूं कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है कि लोग गर्व से बोलें, गौरव से बोलें कि मैं बिहारी हूं। मैं गर्व से हर मन से मैं बोलता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार के साथ, जब इस डबल इंजन की सरकार के साथ जब मेरा बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, तो बहुत ही कम समय में आप कई ऐसी बदलती हुई तस्वीरें मेरे बिहार को लेकर देखेंगे जो यकीनन देश दुनिया में चर्चा का विषय बनेंगी कि ये बिहार है, इतना खूबसूरत बिहार है। हर वो युवा जो इस बात को देखकर दुखी होता है जब वो रील स्क्रॉल करता है और देखता है कि दिल्ली ऐसा है, बम्बई में ये है, वो है, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। बस अब कुछ समय की बात और है, अपना साथ दीजिएगा, बदले में विकसित बिहार हम लोग आपको बना कर देंगे। जितने भी लोग मेरे साथ लाइव पे जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक कईयों के कमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं। एक सवाल, बिहारी फर्स्ट के पीछे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की क्या सोच थी? ये जिन्होंने भी पूछा, अच्छा सवाल है क्योंकि ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात को जानते हैं नहीं जानते हैं, बट एक्चुअली में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब ये विजन तैयार हो रहा था, उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता हॉस्पिटल में थे। सितंबर का वो महीना था एंड उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। और हॉस्पिटल में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते थे। शुरू के कुछ दिन तो उनका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक था, बट ऑफ कोर्स बाद के वक्त उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी एंड फिर उनको इंटेंसिव केयर में, आईसीयू में उनको लेके जाया गया। और फिर मेरी उनसे बातचीत, उनके जाने से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले से मेरी उनसे बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि वो उस हालत में नहीं थे कि वो बात कर सकें। बट जितना भी समय हम लोग को मिला, वो मुझे समस्या देते थे और मुझे बोलते थे कि इसके ऊपर अध्ययन करो, इसके ऊपर काम करो।
और तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ये ला के दो। अब जैसे रेवेन्यू जनरेशन, उन्होंने मुझे ये दिया कि भाई बताओ कि राज्य का राजस्व हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी रिलीजियस टूरिज्म तो मैंने एक जिक्र किया, इसके अलावा भी अब जैसे मेरा ही विभाग है खाद्य प्रसंस्करण का विभाग, मैं मानता हूँ और आने वाले दिनों में आप इसको देखिएगा भाई, बिहार की एक एक उत्पादन इतना मशहूर है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की शाही लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना, जो आज देश में ही नहीं दुनिया में इतना उसकी पहचान बढ़ी है, उसका लगभग 80-85% उत्पादन हमारे राज्य में होता है। ऐसे में यहीं पर ही अगर फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण के अगर उद्योग हर प्रखंड स्तर पे लग जाएं, जिसके लिए अब मैं कार्य कर भी रहा हूं राज्य सरकार के साथ मिलकर, तो सोचिए किसानों की आर्थिक मदद कितनी होगी। यहीं पर ही हम लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे और देश दुनिया वैश्विक बाजारों के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। जो पिछले दिनों मैंने किया भी, रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोगों ने की थी, जहाँ पे लगभग 70 देशों से लोग यहाँ पर आए थे। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अगला सवाल भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके मंत्रालय से बिहार को क्या लाभ मिलेगा। यही मैं बात कह भी रहा था कि लाभ यही है कि खाद्य प्रसंस्करण की अनंत संभावनाएं हैं मेरे राज्य में, और जिसमें से अगर इन चीज़ों को की अगर मार्केटिंग, पैकेजिंग अगर हम यहाँ से कर सकें, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि पीछे जब हम लोगों ने रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोगों ने किया था तो लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और मैंने अपने किसान भाइयों को डायरेक्ट कनेक्ट करवाया था। आज मुझे खुशी होती है कि जब मैं उन किसानों से मिलता हूँ, वो सीधा मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे पास दुबई में 2 बायर हैं, तो मेरे पास लंदन में 1 बायर है, तो मेरे पास अमेरिका में 3 बायर्स हैं। जब वो बताते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट है उनका, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मिडल मैन के, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की तारीख में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ऑफकोर्स आप नेशनल, इंटरनेशनल रीच आउट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उस टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराने की, जो आने वाले दिनों में यकीनन मेरा मंत्रालय इसको करने का काम करेगा। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसके साथ मैं मेरे प्रदेश को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। एक ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिना जात पात धर्म मजहब में अपने आप को बांटे हुए। कतई मेरे MY समीकरण में ना सांप्रदायिकता है ना जातीयता है। मेरे एम में मेरे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो मेरे वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं का प्रतिनिधित्व है। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं को उनके सम्मान के साथ उनको सक्षम कर कर आर्थिक, सामाजिक तौर पर वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे युवा बिना अपने भविष्य को किसी भी तरीके की चिंता में उलझाए हुए एक स्पष्ट निगाह से आने वाले भविष्य को वो देख सकें, उसका निर्माण कर सकें। इस सोच के साथ मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा। आने वाले दिनों में जल्द फिर आप लोगों के साथ बैठूंगा। इस बीच में कभी आपको लगे कि कोई विशेष टॉपिक पर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए या मेरी सोच उस विषय को लेकर क्या है, अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहें ज़रूर मुझे बताइएगा। जब जब मुझे मौका मिलेगा आप सबके साथ मैं लाइव आऊँगा। आप सब इस पर फेसबुक लाइव पर मेरे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिवार सुखी रहे, ये मैं कामना करता हूँ।